मेरी शादी एक सुनार से हुई थी। उनके सराफा बाजार में एक बहुत बड़ी ज्वेलर की दुकान थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी। शादी को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे शोहर कई कई रातें घर नहीं आते थे। जिस दिन घर आते तो कहते आजकल काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए रात को दुकान पर ही सोना पड़ता है। मैंने कहा हमारी नई नई शादी हुई है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको दुकान पर मिलने आ जाया करूँगी। मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि तुम कभी भी मेरी दुकान पर नहीं आओगे, और हाँ फिक्र ना करो, बस एक हफ्ते की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर एक माह गुजर गया और उनकी रूटीन न बदली। एक रोज़ शोहर का पता करने दुकान पर चली गई और वो दुकान पर मौजूद न थे। मुलाजिम ने कहा कि आप अंदर कमरे में बैठकर उनका इंतज़ार कर लें, वो अभी आ जाएंगे। मुलाजिम मुझे अंदर ले गया तो मैं हैरान हो गई। वहाँ एक बेड लगा हुआ था और एसी भी चल रहा था। कमरा बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। मैं वहाँ कुछ देर ही बैठी थी कि एक जवान लड़की अपनी माँ के साथ अंदर आ गई। उस लड़की ने अपनी चादर उतारी और बेड पर लेट गई। वो लड़की देखने में कोई जिस्म फरोश लड़की लगती थी और ऐसा महसूस होता था जैसे उसका मेरे शोहर के साथ कोई गहरा ताल्लुक हो। मैं ये देखकर मज़ीद हैरान हूँ और उस लड़की से पूछा कि आपका मेरे शोहर से क्या ताल्लुक है। तो वो कहने लगी तुम्हारा शोहर मेरा जेवर बेच कर खा गया है, अब मैं रोज़ाना अपने पैसे पूरे करने आती हूँ। मैं रोती हुई दुकान से घर वापस आ गई और कुछ रोज़ बाद ही वो लड़की अपनी माँ के साथ मेरे घर आई और मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके साथ गई तो आगे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा शोहर एक 16 साल लड़की के साथ था। मेरा नाम नाज़नैन है। जिंदगी में कोई खुशी ना थी, फिर भी शादी से पहले खुश रहा करती थी। हरदम हंसना बोलना, सहेलियों की महफिल मुझ में सुनी होती। शादी हो गई तो दुनिया बदल गई। चंद दिन सुकून से गुजरे, फिर मुझे चुप लग गई। लगता था जैसे बहुत कुछ हो गया। वो हंसना हंसाना, सहेलियों के संग आना जाना भी जैसे ख्वाब हो गया था। मैट्रिक में तो अबू बीमार हो गए, एफ किया तो वो हमें खैर बात कह गई। अब आगे पढ़ने का ख्वाब अधूरा रह गया। जल्दी ही फिक्रे मुआश ने आ गया। अम्मी मुझे टीचर बनाना चाहती थी और मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मेरी एक सहेली तो जो नहायत गरीब माँ बाप की बेटी थी, उसने इंटरव्यू दिया और हवाई मेज़बान मुंतखब हो गई। तभी से मुझे उस जॉब का शौक महसूस हुआ। मेरी सहेली शहला बताती थी कि हवाई मेज़बान की तनख्वाहें बहुत अच्छी होती हैं, जबकि टीचर को प्राइवेट स्कूल वाले इतनी भी उजरत नहीं देते कि वो स्कूल आने जाने का खर्चा भी निकला। ये ऐसी नौकरी में भला दिन कैसे फिर सकते थे। अम्मी ने बहुत मना किया कि एयर होस्टेस की नौकरी में रात की ड्यूटी करना पड़ती है और तुम्हें घर से बाहर भी रहना पड़ेगा। मगर मैं न मानी। जिंदगी संवारने का ख्वाब आंखों में बसाकर हवाई मेज़बान होने का अरमान लिए इंटरव्यू देने चली गई। शायला ने मदद की और मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर मिल गई। मैं एयर होस्टेस मुंतखब हो गई। क्या बताऊँ वो दिन मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी लेकर आया था। हवाई मेज़बान के तौर पर पहला सफ़र करने से पहले ही मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। ट्रेनिंग मुकम्मल हुई तो मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। इन दिनों मैं बेहद खुश थी। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। अभी ड्यूटी देते एक साल भी ना हुआ था कि कुदरत ने मुझे नूरीन साहब से मिलवाया। वो लाहौर से कराची जा रही थी। उसी फ्लाइट पर मेरी ड्यूटी थी। दौरान सफ़र कुछ इस अंदाज से हम कलाम हुए कि उनका शाइस्ता अंदाज दिल में घर कर गया। जब जहाज़ ने लैंड किया और मुसाफिर हैंड बैग वगैरह संभाल कर बाहर जाने लगे तो उन्होंने अपना कार्ड मुझे दे दिया। बताया कि उनकी मेन सराफा बाज़ार में एक बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप है। मैंने भी खुश होकर उनका कार्ड रख लिया। असल में हम दोनों ने पहली नज़र में ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था। ड्यूटी देकर घर आई तो बार बार नूरीन साहब का चेहरा निगाहों में आने लगा। न जाने कैसा जादू था उन खामोश और गहरी आंखों में कि रात भर नींद न आई। तब पर्स से कार्ड निकाल कर देखने लगी, ये साहब कौन है। पूरा नाम और पता दर्ज था। पेशे के खाने में गोल्ड स्मिथ लिखा हुआ था। गोया सराफ थे, सोने चांदी के कारोबारी, सोने में खेलने वाले। अल्लाह जाने कैसे उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर हासिल कर लिया, जबकि मैं चाहते हुए भी उनको फ़ोन ना कर सके। बिल आखिर एक रोज़ उनका फ़ोन आ ही गया। दिल मुंतजर था। उनकी आवाज़ सुनी तो सुकून महसूस किया। उन्होंने पार्क में मिलने को कहा तो मैं भी इनकार ना कर सकी और दिए हुए वक्त पर मिलने चली गई। पहले दोस्ती हुई और फिर जो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मुझे नौरीन बहुत अच्छे लग रहे थे। हम दोनों में प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी। हमने शादी करने का इरादा भी कर लिया था। दिन और भी बहुत खूबसूरत हो गए थे। एक रोज़ नौरीन की कॉल आई और उन्होंने पूछा तुम किस दिन छुट्टी पर आओगी, मेरी वालदा तुम्हारे घर आना चाहती है। मैं समझ गई कि वालदा के आने का क्या मकसद हुआ, क्योंकि अगर सिर्फ दोस्ती और तल्लक रखना मकसूद होता तो वालदा को घर लाने की बात न करते। मैंने बता दिया कि 30 तारीख को इतवार के दिन मैं घर आऊँगी। वो इतवार को शाम 4 बजे अपनी वालदा के हमरा हमारे गरीब खाने पर तशरीफ़ ले आए। उनकी वालदा ने इधर उधर की बातें किए बगैर अम्मी जान को अपने आने का मकसद बता दिया कि वो नौरीन बेटे के रिश्ते की ख्वाहिशमंद है। उसको आपकी बेटी दुराने सफ़र पसंद आई। उम्मीद है आप मायूस नहीं करेंगे। नौरीन भी साथ थे। अम्मी ने देखा तो पसंद कर लिया
उनमें कोई कमी ना थी। आंटी को जवाब दिया कि मुझे 2-4 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं बेटी से पूछ लूँ। उन्होंने खाना खाया और वापस अपने घर चले गए। उनके जाने के बाद अम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दी। अम्मा को मुझे ब्याहना ही था, हमारे माली हालात अच्छे ना थे। जब मुझे सब अब्बा के इलाज पर लग गई थी। उनको गले का कैंसर था और उनका 3 बरस तक इलाज चलता रहा था। वालदा मेरी जिम्मेदारी से सबको दोष होना चाहती थी। उनको मेरी रजामंदी मिल गई तो बात तय हो गई। 1 हफ्ते के बाद नूरइन की वालदा दोबारा आई तो अम्मी ने हाँ कह दी। नूरइन की वालदा बहुत खुश हुई और बोली, आप मेरी बेटी की दुकान देख ले, जो मालूमात दरकार हो उनके पड़ोस के दुकानदारों से ले सकती हैं। हमारे घर आकर हमारा घर भी देखें, हमारा ज़ाती मकान है। हमारे घर में किसी शय की कमी नहीं, दुनिया की हर ज़रूरत मौजूद है। मगर मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि बस रुखसती में देर ना करें, क्योंकि मेरे करीबी रिश्तेदार अपनी बेटी का रिश्ता भी देना चाहते हैं। मगर मैं बेटी की ख्वाहिश के आगे कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि उनको खबर हो और मामलात ख़राब हो जाएं, वो खामोशी से लड़की को ब्याह कर ले जाना चाहते हैं। अम्मी ने इन्हें कहा कि अभी हमारी तैयारियां मुकम्मल नहीं हैं। मगर नूरैन की वालदा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। गलत दबाव डालकर उन्होंने 1 माह में तारीख ले ली, जो हमें संभलने का मौका न दिया, और ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि इन्हें जहेज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। निकाह के बाद मुख्तसर वक्त में रुखसती लेने आ गए। ये अजब शादी थी कि ना शादियाँ ने बजे और ना बारात आई। दुल्हा वालों को इस कदर जल्दी थी कि हमें अपने रिश्तेदारों को मदऊ करने का मौका न मिला। सिर्फ एक हमारी फुफ्फो, फूफा और चंद नहायत करीबी अजीज़ों ने शिरकत की। मैं दुल्हन बनकर नौरेन के घर आ गई। वाकई नौरेन का घर बहुत बड़ा और खूबसूरत था, किसी चीज़ की कमी ना थी। मगर शादी के कुछ दिन बाद सास ने कहा, बेटी अब तुम्हें मुलाजमत छोड़नी पड़ेगी, इसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते, वरना ऐसी शादी कामयाब नहीं होगी। मुझे मुलाजमत छोड़ने का दुख हुआ, मगर शोहर और सास की खुशनुदी को मुकद्दम जाना। मेरी सहेली शैला कहती रह गई कि पहले उनके तौर तरीके देख लो, शादी में भी इन लोगों ने बहुत जल्दी किया, अब तुम उनके कहने पर मुलाजमत छोड़ने में भी जल्दी कर रही हो। ऐसा ना हो कि मुलाजमत छोड़कर पछताना पड़े। मगर उस वक्त सोचने का वक्त ना था। मैंने शहला की बातों पर कान ना धरे और नौकरी छोड़ दी। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। नूरैन रोज़ाना मुझे घुमाने ले जाते, मैं जो चीज़ कहती वो मुझे उसी वक्त ला कर देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ तब्दीलियाँ आने लगीं। शादी के 2 माह बाद ही नौरीन साहब घर से गायब होने लगे। कहते थे कि दुकान पर काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कारोबारी सिलसिले में दूसरे शहरों में जाना पड़ता है। मेरी गैर मौजूदगी को महसूस मत करो, बल्कि आदत बना लो कि मैं घर ना आऊँ तो बेफिक्र होकर सो जाया करो। काम ज़्यादा होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा। अम्मा तो होती हैं, तुम इस घर में महफूज हो, फिक्र किस बात की। खुद कमाती थी तो पर्स में हर वक्त पैसे रहते थे, मगर शादी के बाद पर्स खाली रहने लगा था। ये बात नहीं थी कि नौरेन कमाते नहीं थे, बल्कि उनका काम बहुत अच्छा था। मगर वो जो भी कमाते थे अपनी माँ को दे देते थे, मुझे एक पैसा भी नहीं देते। कभी ज़रूरत पड़ जाती तो कहते अम्मा से मांग लो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ख्वाहिशात का गला घूंटना शुरू कर दिया। उनकी वालदा से मांगते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता था, अगरचे जो शय कहती वो मंगवा देती थी। मगर जेब खर्च की बात ही अलग होती है। अब शोहर अक्सर रातों को भी घर से गायब रहता और मेरे पास फूटी कोड़ी ना होती। और फिर देखते ही देखते नौरेन की तवज्जो मुझ पर कम होती गई, तो मैं एक अनजाने दुख की आग में जलने लगी। ना किसी से कह सकती थी और ना ही किसी से फरियाद कर सकती थी। खुलकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि सास कहती थी किस बात का रोना है, कौन सा गम है, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। दिल पर क्या बीत रही थी ये तो मेरा अल्लाह ही जानता था। सास की भी अतनाई के बावजूद मैं उनसे प्यार करती थी, उनका हर तरह से ख्याल रखती थी कि मेरा घर न बिगड़े। सास भी कहती थी कि सब्र करो, 2-4 बच्चे हो जाएंगे तो सब खुद ही ठीक होगा। रफ्ता रफ्ता उनकी गैर मौजूदगी का दुरानिया बढ़ता रहा और मैं रो रो कर दीवानी हो गई। सास कहती थी घबराओ नहीं, वो जहाँ भी है ठीक है, खुद घर आ जाएगा। बिल आखिर अम्मी ने मामू से कहा तो उन्होंने नौरेन की खोज लगाना शुरू कर दी। पता चला कि वो दुकान पर ही होते हैं, घर नहीं आते। तो उसका सबब उनकी कारोबारी मसरूफियत हो सकती है, मगर अम्मी कैसे एतवार करती। इन्हें शक हुआ कि कहीं दूसरी बीवी मौजूद ना हो,
चुनाचे एक रोज वो बोली चलो दुकान पर चल कर देख लेते हैं, जबकि नौरैन ने सख्ती से मना कर रखा था कि कभी दुकान पर ना आना। इस बार वो बहुत दिन बाद आए थे। अब मैं एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। मेरी एक बेटी थी। माँ की बात मानकर उनके साथ सराफा बाजार में उनकी दुकान पर चली गई। नौरैन दुकान पर मौजूद ना थे, उनके मुलाजिम खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप अंदर कमरे में बैठकर इंतजार कर लें, वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं शोहर के हुक्म अदूली नहीं चाहती थी, मगर अम्मा के कहने पर दुकान के अंदर चली गई, जहाँ पिछली तरफ एक कमरा था जो बहुत सजा हुआ था। वहाँ एक बेड और सामने एयर कंडीशनर भी लगा हुआ था। हम वहाँ बैठ गए। थोड़ी देर बाद दो औरतें वहाँ आईं और वो भी बैठ गई। उनमें से एक ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने जवाब दिया कि ये मेरे शोहर की दुकान है, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों आई हैं? तो वो कहने लगी, हमने कुछ जेवरात ऑर्डर किए थे, वही लेने आई हैं, मेरी बेटी की शादी है। खतून ने अपनी बेटी की जानब इशारा किया। बेटी की खूबसूरती निगाहों को खीरा करने वाली थी। फिर अचानक उसकी बेटी ने चादर उतारी और बेड पर लेट गई। ये देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की देखने में किसी बाजारी औरत की तरह लग रही थी। ऐसे महसूस होता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो और उसका मेरे शोहर के साथ कोई गहरा ताल्लुक हो। खैर, सुनार की दुकान पर तो हर किस्म की खवातीन आती हैं। ये सोचकर मैं चुप हो गई। थोड़ी देर बाद खतून ने सवाल किया, नौरैन साहब घर नहीं आते जो आप दुकान पर आ गई हैं? हाँ, कई दिनों से घर नहीं आए। बेटी बीमार हुई तो वालदा के साथ आ गई हूँ। बेख्तियार मेरे मुंह से सच निकल गया। उमर रसीदा खतून ने कहा, ऐसे शख्स के साथ यूं कब तक तुम्हारा गुजारा होगा? बेहतर है अभी से रास्ता अलग कर लो। आज एक बेटी है, कल दो बच्चे और हो जाएंगे तो फिर क्या करोगी? हमारे यहाँ तलाक इतनी आसान नहीं होती, मैंने कहा। तो वो बोली, नौरीन मेरा बेटा बना हुआ है, मैंने अपने सब बच्चों की शादियों के जेवरात इन्हीं से बनवाए हैं, वो मुझे माँ समझता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी और मैंने कहा, मुझे सब्र करने की आदत है, छोटी सी बेटी के होते हुए तलाक लेने का सोच भी नहीं सकती। अल्लाह इन्हें नेक हदायत दी। हम वहाँ 3 घंटे बैठे रहे। दरअसल मैं चाहती थी कि ये औरतें जाएं तो हम भी चले जाएं, मगर वो टस से मस ना हुई। बल्कि अब उनकी बेटी मेरे शोहर पर गुस्सा करने लगी कि वक्त देकर नहीं आए। किस कदर गलत बात है। अल्लाह जाने नौरीन की माँ ने उनकी कैसी तरबियत की है। एडवांस रकम ले लेता है और महीनों चक्कर लगाता है। अभी ये बात उसने कही थी कि उस लड़की का भाई आ गया। बोला, बाजी नगमा अभी तक नहीं आई, किधर है? वो आदमी मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे शोहर के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही हैं। नौजवान लड़के ने मुझे देखा तो अपनी माँ से पूछा, ये कौन है? माँ बोली, नौरीन मियाँ की पहली बीवी है। पहली बीवी का सुनकर मैं चौंक उठी, गोया दूसरी भी कोई है। अम्मी जान ने भी हैरत से उन लोगों को देखा। क्या उनकी दूसरी बीवी भी है? मेरी माँ से रहा ना गया, सवाल कर दिया। हाँ, ये जो सामने बैठी है मेरी बहन, ये उनकी दूसरी बीवी है, लड़के ने बगैर झिझकते जवाब दिया था। अम्मी ने दांतों में उंगली दबा ली। अजीब बात है, इतनी देर से आप नौरीन को बुरा भला कह रही हैं, ये नहीं बताया कि आपकी बेटी ही उनकी दूसरी बीवी है। बहरहाल मेरा दिल दुख कर चिकनाचूर हो गया। जब्त करने के बावजूद बंधन टूट गया और आंसू बह निकले। मुलाजमत भी शोहर के कहने पर छोड़ दी थी। अब क्या होगा? ये अंदेशा भूत बनकर डराने लगा। मेरी हालत देखकर अम्मी ने मेरा हाथ थामा और घर लिया। मैं उस दिन हारे हुए जुआरी की तरह लड़खड़ाते कदमों से घर आई थी, जबकि वो खवातीन हमें हमदर्दाना लहजे में कोस रही थी। उन्होंने बातों बातों में मेरे घर का पता भी पूछा। उस वाक्य को ज़्यादा दिन न गुजरे थे, वो खतून हमारे घर आ गई और कहा कि तुम्हारी बेटी किसका इंतज़ार कर रही है। इस सांप ने हमें भी डस लिया। अब हम एक ही कश्ती का सवार हैं। मैं बताने आई हूँ कि उसने एक और शादी कर रखी है। वो अब मेरी बेटी के पास भी नहीं आता, ना खर्चा देता है। अगर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो और तीसरी बीवी से मिल लो। वो पड़ोसन की बेटी है, मेरी बेटी की सहेली थी जो अब सौतन बन गई। मैंने कहा, देख कर क्या करूँगी, मगर दिल तड़प गया। अम्मी ने कहा, जाकर देख लेते हैं। हम भी साथ गए। एक खूबसूरत लड़की के घर गई जहाँ 17 बरस की दुल्हन थी। वो बोली, हाँ मैं नौरीन की बीवी हूँ, चंद दिन पहले शादी हुई है। वो मेरे लिए घर ले रहे हैं। तब तक मैं वालदेन के घर हूँ। वो औरत हमें अपनी बेटी नगमा के पास लेगी। वो रंजीता थी। बोली, मैं तलाक लूँगी, खर्चा नहीं मिल रहा, 6 माह से अब बर्दाश्त नहीं होता।
उसने हमें बताया ये शख्स हर शादी के बाद पहली बीवी को छोड़ देता है। मैंने फैसला कर लिया है तलाक का, अकल यही है कि किनारा कर लूं। वो चली गई मगर दिल में आग लग गई। मैं मेके चली गई और कमज़ोर हो गई, 20 बरस की उम्र में बूढ़ी नजर आने लगी। कुछ दिन बाद नौरीन मुझे लेने आया और उससे भी बोले दुकान क्यों गई। मैंने मना किया था, मैंने कहा तलाक दे दो, मैं खुश नहीं हूँ। उन्होंने एक साथ 3 तलाकें दे दी और चले गए। मैं रोती रही। कुछ दिन बाद सास आई कि तुमने औरतों पर यकीन किया, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी। असल में तीसरी बीवी का ड्रामा था, तुम ही असल बीवी हो, मगर तुमने गुस्से में तलाक मांग ली। अब सब खत्म हो गया। मैं सोचती रही अगर सब्र करती तो शायद सब कुछ ठीक होता। अब मैं दर दर की नौकरी करती हूँ, जिंदगी बोझ बन चुकी है, मेरी बेटी भी महरूम हो गई। आखिर मैं यही कहूँगी कि शोहर पर यकीन रखें वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।